नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉप 25 प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो देखिए, प्रश्न नंबर हमारा जो 26 है वो आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है। प्रश्न नंबर आपका 26 बोल रहा है कि मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार क्या है ये आपको बताना है। अपभ्रंश, पूर्विया हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी, खड़ी बोली, जिसमें से कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। देखिए, मानक हिंदी का जो आधार है वह खड़ी बोली होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? खड़ी बोली। अगर हम खड़ी बोली के बारे में बात करें तो खड़ी बोली जो है आपका वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपका रखा जाता है। किसके अंतर्गत भाई? यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपका रखा जाता है। और अगर पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो यह पश्चिमी हिंदी आपका है सौरसेनी अपभ्रंश से निकला हुआ। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से आपका निकला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर होगा डी। अब उसी प्रकार से हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। दिया हुआ है पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। किससे पूर्वी हिंदी विकसित हुई है ये आपको बताना है। मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से, या फिर आपका सौरसेनी अपभ्रंश से। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका पूर्वी हिंदी है, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि अर्धमागधी अपभ्रंश से यह विकसित हुई है। किससे भाई? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में, देखिए तो पूर्वी हिंदी की आपकी अगर हम बोलियों की बात करते हैं पूर्वी हिंदी में, तो इसमें 3 बोलियां आपकी आती हैं। ठीक है, कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। और ये जो 3 बोलियां है ना, ये कौन कौन से ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे संबंध आपको का प्रश्न पूछ भी सकता है। तो इसमें 3 आती हैं आपकी। पहली अवधी आती है, दूसरी जो आती है वो आपकी बघेली, और आपकी छत्तीसगढ़ी। ये आपकी 3 बोलियां स्पेशली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 28। दिया है भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था। आर्य भाषा के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं आर्य भाषा के बारे में तो 1300 ईसा पूर्व बोल रहा है, 1400 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व और 1600 ईसा पूर्व। तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास यह माना जाता है। यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका हिंदी भाषा का विकास है, यानी आर्य भाषा है, उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में आर्य भाषा को डिवाइड किया गया है। प्रथम आपका प्राचीन आर्य भाषा है। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा। और उसके बाद जो दूसरा आता है उसे हम लोग कहते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा जो है वो उसे हम लोग कहते हैं आधुनिक आर्य भाषा। तो ये आपके 3 प्रकार के आर्य भाषाएं होती हैं, जिनमें आपका जो 1500 ईसा पूर्व अगर हम बात करते हैं, यह जो दिया गया है वह आपका यहाँ पर जो कहते हैं प्रारंभ है वह प्राचीन आर्य भाषा का है। ठीक है, किसका? आपका प्राचीन आर्य भाषा का यह प्रादुर्भाव है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न 29 पे आते हैं। दिया है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की उपभाषा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, हिंदी की उपभाषा जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मराठी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? बघेली, अवधी, भोजपुरी और खड़ी बोली। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी गाजीपुर में बोली जाती है वह आपकी भोजपुरी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? भोजपुरी। और भोजपुरी जो है अगर हम बात करते हैं कि अन्य जगह पर भी यह बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, भोजपुरी जो है आपकी अन्य जगह पर भी बहुत फेमस है। अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से जगह है जहां पे आपकी भोजपुरी जो है फेमस है, तो वह आपका स्पेशली बलिया में फेमस है आपका। ठीक है, कहां पे? आपका बलिया में। ठीक है, बलिया हो गया। इसके अलावा आपका गोरखपुर हो गया, यहां पर ये सबसे ज्यादा आपकी बोली जाती हैं। ठीक है, गोरखपुर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 31 का। दिया हुआ है हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली है कहां की? पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, या फिर आपका दक्षिणी राजस्थान की। तो देखिए, हड़ौती जो बोली आपकी है वह पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, किसकी है? पूर्वी राजस्थान की यह बोली है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जो पूर्वी राजस्थान है यह आपका राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं तो राजस्थानी हिंदी के कुल 4 बोलियां हैं। ठीक है, कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं।
तो यहाँ पर हड़ौती जो है वो पूर्वी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है और ये चार बोलियां आपकी पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ये चारों ही राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 32 पे। देखिए दिया हुआ है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आ जो है वो आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। किसके अंतर्गत भाई, दीर्घ स्वर के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। क्यों, और अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से अक्षर आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपका यहाँ पर आ आता है, बड़ी आती है, बड़ा ऊ आता है, ए, ओ, ठीक है, औ, ये सभी के सभी क्या आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 33, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, भ है, म है, त है या फिर आपका द है। तो प्रश्न नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो महाप्राण व्यंजन आपको देखने को मिल रहा है वह आपका भ है। क्या है आपका भाई, भ यहाँ पर महाप्राण व्यंजन है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 34 पे। दिया हुआ है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। ट, क, य या फिर आपका च। तो सही आंसर हो जाएगा कि इसमें जो आपका अंतस्थ व्यंजन है वह हो जाएगा सी, यानी यह जो है आपका वह अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 35 देखिए दिया हुआ है सघोष वर्ण कौन सा हो, स, थ, ब या फिर आपका प। तो सघोष जो वर्ण होता है वह आपका सी हो जाएगा, यानी कि जिस भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का जो आपका दूसरा होता है वह आपका सघोष होता है। जैसे प, फ, ब, भ, म, सॉरी यहाँ पे तीसरा जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, सघोष की श्रेणी में हम लोग उसको रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 36। दिया है ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन आपका कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ बता दें कि ऊष्म व्यंजन आपके चार होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं भाई, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका बड़ा सा आता है, उसके बाद आपका षटकोण सा, फिर सड़क सा और उसके बाद आपका हरवा। तो कौन सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, यानी ऐसा कौन सा स्वर है जो कि आपका कंठ तालव्य है, यानी कंठ के द्वारा हम इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कंठ के द्वारा हम लोग अ और आ को बोलते हैं। किसको, अ और आ को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, किसके द्वारा, कंठ के द्वारा, सॉरी यहाँ पे कंठ के द्वारा बोला, कंठ तालव्य के द्वारा बोला गया है। तो आ जो है केवल कंठ के द्वारा बोला जाता है, और कंठ तालव्य की अगर बात करते हैं तो यह ए और ए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और ए जो है वह कंठ तालव्य के द्वारा बोला जाता है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पर 38 को देखिए दिया हुआ है हंस पद किस विराम चिन्ह का एक नाम है। हंस पद जो है आपका किस विराम चिन्ह का एक नाम है, यह आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं कि यह कहां से आपका टॉपिक लिया गया है, तो वह विराम चिन्ह से। देखिए विराम चिन्ह से संबंध आपके बीएड एंट्रेंस में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। लोप विराम है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है या फिर त्रुटि विराम है। तो 21 का सही आंसर होगा डी, यानी कि त्रुटि विराम यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न 39 दिया है मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में विराम चिन्ह आपको लगाना है, और वह कौन सा विराम चिन्ह लगा सकते हैं, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर आपका पूर्ण विराम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि मोहन आज घूमने जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मोहन आज घूमने जाएगा। इसमें अगर हम देखेंगे कि जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि डी, पूर्ण विराम यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 40। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगतियां हैं, विराम चिन्ह संबंधित विसंगतियां हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए विराम चिन्ह से संबंधित जो आपकी विसंगतियां हैं वह हमें देखने को मिलती हैं ए में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं, ये आपका गलत है। निराला में केवल एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, न कि आपका दो होना चाहिए। प्रश्न नंबर 40 देखिए दिया हुआ है कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, उद्धरण चिन्ह का है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चोना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वाह कितना मजा आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। तो प्रश्न नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा, यहां पर पूछा गया है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चना यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही होगा। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। दिया है कि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने पर, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने पर निर्मित शब्द आपको बताना है। कौन सा निर्मित शब्द होगा, बचपन, बच्चापन, बचावपन या फिर आपका बचपना।
तो 42 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बचपन। बच्चा में अगर हम पन जोड़ते हैं तो आपका बचपन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 43 देखिए, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, परि, प्रति, प्र या फिर आपका प्रा। तो यहाँ पे प्रत्येक शब्द में जो हमें उपसर्ग देखने को मिल रहा है वह आपका प्रति देखने को मिल रहा है। क्या होगा? प्रति। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है यहाँ पर कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 44 का जो सही आंसर होगा कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो कि आपका किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 45 दिया है, उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय में आपको उपसर्ग बताना है तो सही आंसर हो जाएगा बी, अति जो है आपका यहाँ पर उपसर्ग है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 46 दिया है, पुस्तकीय शब्द में बताइए, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना आपको, य, ईय या फिर कीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ईय जो है वह पुस्तकीय में आपका प्रत्यय है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? परा उपसर्ग का अर्थ क्या है आपको बताना है, बाहर, भीतर, उल्टा या फिर आपका आसपास। तो प्रश्न नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा, परा उपसर्ग का जो अर्थ होता है वह आपका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, अधि, ता, अ या फिर आपका अद। तो 48 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा कि अधिमानता में जो हमें उपसर्ग देखने को मिल रहा है वह क्या हो जाएगा भाई? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी अधि यहाँ पर सही आंसर होगा। उसी प्रकार से प्रश्न 49 देखिए दिया हुआ है, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग बताना है। संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग सन, सम, सन या फिर आपका सब। तो यहाँ पे संगोष्ठी में जो उपसर्ग देखने को मिल रहा है वो आपका बी, यानी कि सम यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 50 देखिए दिया हुआ है, उपसर्ग को कहते हैं शब्द, पद, वाक्यांश या फिर हम लोग शब्दांश। तो उपसर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्दांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।